स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक, देखिए चैप्टर 1 का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो यदि आप लोग चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं और डीपली समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझे बताइए। ठीक, यदि आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे पढ़ाने के लिए बोलेंगे, तो फिर मैं चैप्टर को डीपली पढ़ाऊंगा, डीपली समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्वेश्चन आंसर को देख लेता हूं। बाद में फिर यदि आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग चाहेंगे, तो फिर बाद में हम जो बुक है उसको पढ़ेंगे, उसको डीपली से समझाएंगे। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में क्या बोलता है? बीते दिनों के मानवों की कहानी को कहा जाता है। बीते दिनों के मानवों की कहानी को खाली जगह कहा जाता है ना। तो बीते मतलब प्राचीन समय में मानवों की कहानी को, मतलब जो इंसान था उसकी कहानी को क्या कहा जाता है भाई? तो उसकी कहानी को बीते दिनों मतलब जो बीत गया पीछे, उसकी कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास या तो अतीत। इतिहास या तो, अब यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? इतिहास। ठीक, बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ख में देखिए भारत देश का एक अन्य नाम भी है। देखिए भारत देश का बहुत सारा नाम है। जैसे हम लोग किस देश में रहते हैं भाई? भारत देश में। भारत का नाम, दूसरा नाम क्या है? इंडिया है, और अलग नाम हिंदुस्तान है, और अलग नाम अल हिंद है। तो बहुत सारा नाम है। तो आपको एक अन्य नाम लिखने बोलता है भारत का ना। भारत देश का एक अन्य नाम खाली जगह है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? हिंदुस्तान लिख दीजिएगा। क्या? हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। वो में क्या बोल देखिए गौ नंबर में क्या बोलता है? खाली जगह भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। कौन सा ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना ग्रंथ है ना? धर्म ग्रंथ है। खाली जगह भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जो सबसे पुराना है? तो भाई वेद। कौन सा धर्म ग्रंथ होगा? वेद। वेद जो है सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। ठीक, प्राचीन, अब घ नंबर में आते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन को कहते हैं। अवशेष मतलब क्या होता है? अवशेष मतलब होता है किसी भी चीज़ का कुछ अंश मिल जाना क्या कहलाएगा? अवशेष कहलाएगा। ठीक, मान लीजिए कि जैसे हम हैं, आप हैं, यदि हमको और आपको, यदि हम लोग मर गए और कहीं पर दफना दिया जाता है, जिस प्रकार दफनाया जाता है, सशरीर दफनाया जाता है, और कुछ साल पश्चात जब हमें निकाला जाएगा तो मेरा जो शरीर है वह शरीर नहीं रह के कुछ वहाँ पर अवशेष मिलेंगे। जैसे हड्डी हो गया, आपका दांत हो गया। तबीयत काफ़ी अधिक ख़राब है, इसलिए मेरा खांसी हो रहा है अभी, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक, तो क्या बोल रहे थे हम? दफना दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ अवशेष मिलता है, जैसे हड्डी हो गया, दांत हो गया, लेकिन आपका पूरा शरीर नहीं मिलेगा ना, अवशेष ही मिलेगा भाई। अब आपके साथ साथ कभी देखिएगा किसी आदमी के साथ साथ क्या दफना दिया जाता है? घड़ा वगैरह, रस्सी वगैरह भी दफना दिया जाता है, तो साथ ही साथ वो चीज़ भी दफना दिया जाता है ना। तो वो सब क्या होगा? बाद में जब खोद के निकाला जाएगा तो वो सब चीज़ मिलेगा। ठीक, तो उस सब चीज़ को क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं। तो प्राचीन मतलब बीते समय के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अवशेषों के अध्ययन को खाली जगह विज्ञान कहते हैं। तो अवशेषों का अध्ययन मतलब सड़ा गला हुआ, निकाला हुआ का अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहते हैं भाई? पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब देखिए खाली जगह जनजाति छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। ठीक, कौन सा जनजाति जो है छोटा नागपुर माना झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या? असुर जनजाति जो है वो छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 का कॉम है कि इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? देखिए इतिहास का ज्ञान क्या भाई? इतिहास का ज्ञान बोलता है मतलब इतिहास को जानना क्यों जरूरी है? देखिए इसका आंसर आते हैं, इतिहास का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास का अध्ययन करके ही हम अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बोलता है
इतिहास का ज्ञान क्यों आवश्यक है भाई? हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास का अध्ययन करके हम अपने जीवन को क्या बना सकते हैं? बेहतर माने अच्छा बना सकते हैं। अतीत में किए गए गलतियों को देखकर हम उसे अपने जीवन में पुनः दोहराने से बच सकते हैं। मतलब जो पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे भाई, बहुत राजा था, बहुत ऐसे नॉर्मल व्यापारी थे, उनके गलतियों को देखकर, जैसे हम इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे तो उनके गलतियों को कैसे जानेंगे? इतिहास पढ़ेंगे तो राजा द्वारा किया गया गलती, व्यापारी द्वारा किया गया गलती, मंत्री द्वारा किया गया गलती को देखकर हम उनसे परिचित होंगे और उससे पुनः जीवन में दोहराने से बचेंगे ना। तो यदि हम इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे, इतिहास का ज्ञान ही नहीं होगा, इतिहास के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो हम कैसे उन सब गलतियों से हम चित परिचित होंगे और अपने जीवन में सुधारेंगे? नहीं ना। तो इसलिए हमको इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास में महान लोगों की जीवनी, देखिए इतिहास में किन किन लोगों की जीवनी भाई? महान लोगों की। तो इतिहास में बहुत सारे महान लोग हुए, आचार्य चाणक्य, और आप सुने ही होंगे प्लूटो, आर्यभट्ट, नागार्जुन, ये सब बहुत सारे महान लोग थे। इनकी जो शिक्षा थी, इनकी जो पुस्तक थी, उनमें काफ़ी अधिक महानता वाली चीज़ें लिखी हुई थी। इतिहास में महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर, किनको? शिक्षाओं को पढ़कर हम उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं ना। इतिहास में महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर हम उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं भाई? प्रेरणा। यही कारण है कि सभी को इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। यही कारण है कि सभी को इतिहास का ज्ञान होना क्या है? जरूरी है ना। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई जो इतिहास हम पढ़ते हैं ना, इतिहास को जब शुरू किया जाता है तो इतिहास को पढ़ने के लिए, किसको? इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है प्राग ऐतिहासिक। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक। एक होता है अद्य ऐतिहासिक। कौन सा? अद्य ऐतिहासिक, ठीक। और एक होता है ऐतिहासिक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है अद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। इतिहास यदि हम पढ़ते हैं तो इतिहास को आपको 3 भागों में बांटकर पढ़ना होगा। एक होता है प्राग, मतलब सबसे प्राचीनतम। एक होता है अद्य ऐतिहासिक, जो बीच में है, और एक होता है ऐतिहासिक जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक। आधुनिक काल जो है इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए एक होता है क्या? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कोई भी ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पर क्या नहीं मिला भाई? लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्राग इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलवे नहीं किया। मतलब इस समय के लोग कुछ जानता ही नहीं था। सिर्फ क्या था? आंखें ठग था, शिकारी करने वाला था, जहाँ जाता था वहाँ खाना पीना था, बस और कुछ नहीं। प्राग इतिहास काल के लोगों का क्या था? सिर्फ खाना पीना था। इस समय जो प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार के हथियार की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पर हाँ, प्राग इतिहास काल में एक चीज़ का खोज हुआ था, वो आग का, ठीक। आग वो भी कैसे? पत्थर से आग उत्पन्न किया गया था। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। अद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो लिखित साक्ष्य मिला। लिखित मिला ना, लिखित तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखित मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। कब? अद्य ऐतिहासिक काल में। जैसे हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे और आपका वैदिक काल पढ़ेंगे, वो किस में आता है? अद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल में। और इसमें क्या आता है? पाषाण काल, सब किस में आता है? प्राग ऐतिहासिक काल में। और एक होता है ऐतिहासिक में क्या? लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी जा सका, ठीक। ऐतिहासिक में आता है आपका प्राचीन काल। ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, बस इतना ही पढ़ना है। आधुनिक काल और नेहरू काल, ठीक। तो आधुनिक काल किस में आता है? ऐतिहासिक में आता है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी जा सका। यहाँ लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी जा सका ना। लेकिन कहाँ नहीं पढ़ा जा सका? लिखित साक्ष्य मिला अद्य ऐतिहासिक में। अद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य मिलवे नहीं किया, ठीक। अब देखते हैं कि कौन कौन सा धातु मिला था। जो प्राग ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। तो प्राग ऐतिहासिक जो कालखंड था यह था आपका 12 लाख से 3000 तक। तो इतने वर्षों में यहाँ पर कौन सा धातु पाया गया? तो इतने वर्षों में इस समय के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हुए और यहाँ पर एक ही धातु पाया गया। धातु क्या हो तो आम आदमी पाता है, वो है पत्थर। यानी इसे पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। किसे?
प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा धातु मिला भाई? कांस्य, इसलिए इसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा धातु मिला? कांस्य, इसलिए इसे कौन सा युग के नाम से जाना जाता है? कांस्य युग के नाम से। और ऐतिहासिक काल में लोहा का खोज हुआ। किसका? लोहा का। आज हम लोग देख रहे हैं लोहा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और लोहा से ही सब कुछ बनता है। तो कहाँ खोज हुआ? ऐतिहासिक कालखंड में किसका खोज हुआ? लोहा का खोज हुआ। ठीक इसलिए इसे कौन सा युग कहते हैं? लोह युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? लोह युग कहा जाता है। ठीक, जो चीज़ लिख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, जो चीज़ लिख दिए थे उसको छोड़ दीजिए। अभी हम ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक पर ही फोकस कीजिए। ठीक, लोह युग से जाना जाता है किसको? ऐतिहासिक को। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक, आपको यह चीज़ समझा दिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, प्राग ऐतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है? तो हम पढ़ लिए कितने इतिहास को 3 भागों में बांटे। एक होता है कौन? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यहाँ पर किसका बात कर रहा है? 1 नंबर और 3 नंबर का बात कर रहा है ना। 1 नंबर और 3 नंबर मतलब प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का बात कर रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में क्या अंतर है? एक तरफ लिख लीजिएगा प्राग ऐतिहासिक और दूसरे तरफ लिख लीजिएगा ऐतिहासिक। ठीक, बीच में लाइन दे देना है। देखिए, पहला पॉइंट दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक में किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हम आपको पहले बता दिए कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला नहीं प्राग ऐतिहासिक में। और कहाँ मिला? आद्य ऐतिहासिक में मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। कैसे पढ़ा? मतलब इस प्रकार से कुछ लिख दिया था। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला, अब आपको हम बोलेंगे इसको पढ़ के बताओ, तो बता नहीं सकिएगा, नहीं सकिएगा। तो इसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ चीज़ था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। ठीक, लिखित साक्ष्य भी मिला, उसे पढ़ा भी गया। इस काल के लोग असभ्य थे। हम पहले बोले कि प्राग ऐतिहासिक काल के लोग जो थे वो कैसे थे भाई? खाली खाने वाले थे। मतलब जहाँ पाया जिसको पाया मारो खाओ, बस यही काम है इसका और कोई नहीं। मतलब इस काल के लोग क्या थे? असभ्य थे। उघारे घूमता था, मतलब खाली शरीर घूमता था, उतना कोई इसका मतलब ये नहीं था। ठीक, सभ्य नहीं था। ऐतिहासिक काल के लोग सभ्य थे। अभी जो हम लोग हैं किस काल में है भाई? ऐतिहासिक काल में। तो हम लोग अभी किस प्रकार है? सभ्य है। ठीक, हम लोग के पास विचार है, किसी चीज़ को सोचने की क्षमता है, किसको खाएं ना खाएं इस चीज़ को हम डिफाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उघारे नहीं घूमते, कपड़ा उपड़ा पहनते, तो हम लोग किस में आएंगे? सभ्य में आएंगे। ऐतिहासिक काल के लोग क्या है? सभ्य है। यहाँ पर थे की जगह हे लिख दीजिएगा, ऐतिहासिक काल के लोग सभ्य है। अभी हम लोग किस काल में आते हैं? ऐतिहासिक काल में ही आते हैं। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक को कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल। हमको पहले बता दिए। यहाँ पर क्या मिला? पत्थर मिला, इसलिए इसे कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। और ऐतिहासिक को लोह युग कहा जाता है। ऐतिहासिक को कौन सा युग? लोह युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या किस चीज़ का खोज हुआ भाई? लोहा का खोज हुआ। ठीक, इस प्रकार से जो आपका ख नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं ग नंबर में। देखिए, ग नंबर में क्या बोलता है? पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? पांडुलिपि से क्या समझते हैं? देखिए, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा गया पुस्तक। हाथ से लिखा गया पुस्तक, ऐसे नहीं कि प्रिंटिंग करवा दी, वो नहीं। हाथ से लिखा गया पुस्तक क्या कहलाता है? पांडुलिपि कहलाएगा आपका। ठीक, हाथ से लिखा गया पुस्तक क्या कहलाएगा? पांडुलिपि कहलाएगा। देखिए, इसको पढ़ते हैं अच्छा से। पांडुलिपि से आप क्या समझ? अतीत को जानने के लिए पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। मतलब अतीत को जानने के लिए। अब पहले के ज़माने में वीडियो रिकॉर्डर थोड़ा था कि आप पहले क्या हुआ उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा आप देखेंगे। तो उस समय क्या था? पुस्तक था। उसी में जो होता था राजा रानी उस सब का जीवनी को लिख कर रखता था और हम लोग पढ़ते थे। अतीत को जानने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता है भाई? पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी ना। उस जमाने में क्या बोलता है? आज की तरह क्या नहीं था? प्रिंटिंग मशीन नहीं था। इसलिए उन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। इसलिए उन पुस्तकों को कैसे लिखा जाता था? हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। यानी हाथ से लिखे पुस्तक को ही क्या कहते हैं भाई? पांडुलिपि कहते हैं। इतना समझ लीजिए आप। ठीक, हाथ से लिखे पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, कागज पे लिखते हैं ना, तो उस समय कागज भी नहीं था। क्या था? पत्र था, मतलब पत्ता था। उसी को सुखा के ये करके उसको पत्र के रूप में ढाल दिया जाता था। ताड़ पात्र। और हिमालय पर्वत में जो आपका भुर्ज नामक एक
पेड़ है उसका छाल को सुखाकर विशेष रूप से तैयार करके उसको पूरा अच्छा से सुखा करके उसको लिखने योग्य मुलायम बनाता था, फिर उसको स्याही से लिखता था। अभी जैसे हम लोग के पास पेन है, वो पेन भी नहीं था, स्याही से लिखता था, हाथ से लिखता था, ठीक। अभी प्रिंटिंग मशीन है, हाथ से लिखने का मन नहीं कर रहा है तो प्रिंटिंग करवा दे रहे हो, ऐसा नहीं। तो उस समय के लोग मेहनती थे, ज़्यादा परिश्रम करते थे, हाथ से लिखते थे, ठीक। तो अतीत को जानने के लिए पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसलिए उन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। हाथ से लिखा पुस्तक क्या कहलाएगा? पांडुलिपि कहलाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आ गया। पांडुलिपि क्या है भाई? हाथ से लिखा पुस्तक, इतना आप दिमाग में घुसा लीजिए, उसके बाद आपको ये सब जोड़ देना है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? पुरातात्विक हम बता दें, अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातात्विक विज्ञान ना। तो अवशेष क्या है भाई? मतलब जो ढका पड़ा गिरा था, हड्डी का अध्ययन, घड़ा सिक्का का अध्ययन, स्मारक का अध्ययन, ठीक। ये क्या कहलाएगा? पुरातात्विक कहलाएगा, ठीक। पुरातात्विक ना, अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुरातात्विक विज्ञान। तो पुरातात्विक स्रोत क्या भाई? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है? तो पुरातात्विक स्रोत, देखिए, प्राचीन काल में अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। ये चीज़ हम आपको बता दिए वो खाली जगह में, ठीक। प्राचीन काल में अवशेषों का अध्ययन क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन तथा धातु, औजार, प्रतिमाएं, अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। हम पहले बोले पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखिए स्मारक मतलब क्या होता है? भवन ना, महल। सिक्के देखिए, उस समय क्या कैसा कैसा सिक्का था। अब सब चीज़ तो सब समय नहीं रहेगा ना, वो जमीन के अंदर दब गया, आदमी खोदा, निकाला, सिक्का पाया, सिक्का को देखकर पता चला कि नहीं भाई, इस काल के लोग, इस समय के राजा इस सिक्का का प्रयोग करता था, ठीक। मिट्टी का बर्तन उस समय काफ़ी अधिक प्रचलित था। कहा जाता है कि इतिहास का जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? मिट्टी का बर्तन है। मतलब जैसे ABCD होता है ना, उसी प्रकार मिट्टी का बर्तन क्या है? इतिहास का ABCD है, ठीक। इतिहास का ABCD है, मिट्टी का बर्तन। पत्थर तथा धातु के औजार मतलब धातु के औजार, जैसे हम बोले कि कांसा का खोजवा था, कांसा जब धातु मिल गया तो उससे कुछ औजार बना दिया, लोहा का खोजवा तो लोहा से औजार बना दिया, पत्थर का खोजवा तो पत्थर का ही औजार बनाकर वो लोग शिकार किया करता था, ठीक। धातु का औजार। प्रतिमाएं, बहुत सारे उस समय प्राचीन काल के लोग बहुत सारी मूर्तियों का पूजा करते थे, तो प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें भी शामिल है ना। किसके अंतर्गत भाई? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ शामिल है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुरातात्विक विज्ञान कहलाएगा। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या है? धातु हो गया, सिक्का हो गया, औजार हो गया, प्रतिमाएं हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आंखों नंबर में क्या है? हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया? हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है, ठीक। तो इसको समझते हैं हम लोग। हमारे देश को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, ठीक। देखिए, हमारे देश को भारत, इंडिया एवं अरबों ने इस धरती को अलहिंद तथा तुर्कों ने हिंदुस्तान करके पुकार। हमारे देश को, जिस मिट्टी पर हम लोग रहते हैं, इसको भारत सबसे पहले किसने कहा? तो भारत आप वैदिक काल में पढ़िएगा। किस काल में भाई? वैदिक काल में पढ़िएगा। वैदिक काल में आप क्या पढ़िएगा? देखिएगा, जब मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से कौन? आर्य लोग भारत आए थे। तो ये लोग संस्कृत जानता था और अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, और जो संस्कृत नहीं जानता था उसको क्या मानता था? तुच्छ मानता था। कौन? आर्य लोग, ठीक। आर्य जब भारत आया तो ये लोग चाहते थे कि भारत में उपस्थित सभी लोग संस्कृत सीखें। अब देखिए, कोई भी लोग आएगा, देखिए हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके पीछे मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ। तो कोई भी आदमी आएगा और आप अभी जो भाषा बोल रहे हैं उसको बोलेगा आप तुच्छ हैं, आप इस भाषा को मत बोलिए, हम जो बोल रहे हैं वो बोलिए, तो आपके लिए वो कठिन होगा, ठीक। तो ये लोग ज़बरदस्ती क्या किया? संस्कृत पढ़ाने सिखाने शुरू कर दिया। जब संस्कृत सिखाने शुरू कर दिया तो बहुत सारे भारत के अंदर बहुत सारा राजा था। उस समय 10 राजा था, कहा जाता है। कितना राजा था? 10 राजा था। तो जो मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, तो उनमें से एक सैनिक टुकड़ा, मतलब सैनिक काफिला का नाम था क्या? भरत। क्या नाम था? भरत। क्या नाम था? भरत।
इस सैनिक टुकड़ा ने इस 10 राजा को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक, जो भरत काफिला था, सैनिकों का क्या था, टुकड़ी था, काफिला था, मिलकर इन 10 राजाओं को हरा दिया और पूरे भारत में क्या कर दिया, संस्कृत का प्रचार कर दिया। ठीक, दक्षिण भारत में संस्कृत का प्रचार किसने किया भाई, अगस्त ऋषि ने। और उत्तर भारत में संस्कृत का प्रचार गौतम राहुगढ़ ने किया। किसने, गौतम राहुगढ़ ने। ठीक, तो देखिए भरत नामक जो काफिला था उसने क्या किया, 10 राजाओं को हरा दिया और यही भरत काफिला के नाम से क्या हमारे इस मिट्टी का क्या नाम पड़ा, भारत नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, भारत। भारत कैसे नाम पड़ा, मध्य एशिया से आर्य लोग आए वैदिक काल में। जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए यहाँ पर संस्कृत सिखाने के लिए, तो संस्कृत सीखने से जो राजा थे वो इनकार कर दिया। ठीक, तो इनकार कर दिया तो युद्ध हुआ और युद्ध हुआ, जीत लिया और संस्कृत सिखा दिया। तो भरत काफिला जो था उसने ही युद्ध करके जीता था, उसी के नाम से हमारा देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो देखिए जब यूनान वाले मतलब मैसेडोनिया से जब सिकंदर सब आया था तो वहाँ पर बीच में सिंधु एक नदी है और सिंधु नदी को यूनानी वाला क्या बोलता था, इंडोस बोलता था, इंडोस। ठीक, तो सिंधु नदी के जस्ट बाद हमारा क्या है, इंडिया है ना। सिंधु नदी के जस्ट बाद क्या है, हमारा इंडिया है। तो यहाँ पर कौन सा नदी, इंडोस, यूनानी वाला। सिंधु नदी को क्या बोलता था, इंडोस बोलता था। और इंडोस से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। और अरबों ने इस धरती को क्या कहा, अल हिंद कहा, तथा तुर्कों ने इस धरती को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा, हिंदुस्तान कहकर पुकारा था। हमारे देश का नाम बहुत सारा नाम है भाई, भारत, इंडिया, अल हिंद, हिंदुस्तान, आप जो बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा और साथ ही साथ हिंदुस्तान क्यों पड़ा। तुर्क वाला जो था, तुर्क वाला ने क्या कहकर पुकारा, हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक, यदि आप लोग चाहते हैं कि डिटेल्स में पढ़ें और बुक पढ़ें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बाद में हम उसको भी कवर कर लेंगे, उसको भी हम बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।